नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपके अपने चैनल मोहम्मद कामिल एसएसटी क्लासेस में। हम आपको क्लास 9 की जो एसएसटी पढ़ा रहे थे उसमें चैप्टर था द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसमें हमने आपको पिछले 2 वीडियो में बहुत कुछ पढ़ाया। स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो है स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और सारे स्टूडेंट्स को भी बता दें कि किस तरीके से क्लासेस चल रही हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, जिससे हमारी मेहनत, इतनी गर्मी में बनाई हुई वीडियो, हमारी मेहनत भी सफल हो जाए। तो टॉपिक, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको टॉपिक क्लियर कर दिया था किस तरीके से फ्रांस को जो है रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया था। फ्रांस जब रिपब्लिक डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद ये शासन अच्छे से नहीं चला, और बाद में क्या होता है कि उस जैकोबिन क्लब का शासन भी खत्म हो जाता है। जो रॉबर्सपियर थे, उन्हें भी गिलोटिन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके बाद आप देखिए, बुक ले लीजिए, टॉपिक है आपका डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। जो डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस था वो क्या था, डायरेक्टरी क्या था। देखिए, जैकोबिन क्लब के फॉल होने के बाद, यानी जैकोबिन गवर्नमेंट जो थी वो गिर जाती है। उस गवर्नमेंट के गिरने के बाद फ्रांस में इनस्टेबिलिटी आ जाती है, अस्थिरता आ जाती है। ऐसी अस्थिरता के माहौल में क्या होता है, जो मिडिल क्लास के लोग थे उन लोगों का शासन पर जो है वो पावर को कैप्चर्ड कर लेते हैं। जब वो पावर को कैप्चर्ड कर लेते तो उनके अंदर क्या एक भावना आई कि अब जो शासन की व्यवस्था होगी वो इस तरीके की व्यवस्था को हमें नहीं करना होगा कि जिस तरीके जैकोबिन क्लब में एक ही व्यक्ति के हाथों में सारा शासन था। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक डायरेक्टरी बनाई, एक तरीके से उसमें 5 मेंबर काउंसिल बनाए, 2 काउंसिल्स बनाए। उनमें क्या था कि अब कोई भी लॉ पास किया जाएगा तो काउंसिल की एग्रीमेंट से ही लॉ पास किया जाएगा, और उसमें कम से कम एक काउंसिल में 5 मेंबर्स रखे गए। जब तक वो सारे मेंबर्स एग्री नहीं होंगे तो वो लॉ पास नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि जो काउंसिल होती थी, जो लोग होते थे, उनके अपने अपने एक स्वार्थ थे। उस स्वार्थ के कारण मेंबर्स बदलते रहते थे। कभी किसी मेंबर ने किसी का विरोध कर दिया, कभी किसी ने किसी का विरोध कर दिया। इस विरोध के कारण जो डायरेक्टरी रूल्स था वो सफल ना हो सका, और फ्रांस में इंस्टेबिलिटी बनी रही। यही वह समय था जब नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। जन्म का मतलब ये नहीं कि वो इसी दिन पैदा हुआ, बल्कि ये है कि किस तरीके से चांस मिल जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट गॉट अ चांस। इसी ड्यूरेशन में उसकी जो पावर थी वो धीमे धीमे बढ़ जाती है। लेकिन इसका हम अगले टॉपिक में आपको जिक्र करेंगे। अब बात आती है वुमेन एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, महिलाएं और क्रांति। क्या जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस की जो क्रांति हुई, उससे महिलाओं को लाभ हुआ? नहीं, महिलाओं को ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशन ऑफ वुमेन बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति से पहले महिलाओं की कंडीशन क्या थी। तो आपके टॉपिक में दिया गया, मोस्ट ऑफ द वुमेन क्या थी, जो थर्ड एस्टेट की थी, उन्हें काम करना पड़ता था। जैसे लॉन्ड्री उसमें काम करना पड़ता था, फ्लावर्स वगैरह बेचती थी, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह बेचती थी मार्केट में। तो इस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ करती थी वो। इसके अलावा उनके पास एजुकेशन और जॉब वगैरह का कोई खास अधिकार नहीं था, ना उन्हें ट्रेनिंग वगैरह दी जाती थी। सिर्फ डॉटर, जो नोबल वगैरह, जो उच्च वर्ग की लोग महिलाएं होती थी, उन्हें ही शिक्षा वगैरह दी जाती थी। और इसके अलावा क्या है, फैमिली वुमेन्स को सिर्फ जो अपनी फैमिली की देखभाल के लिए ही रखा जाता था। तो ये सारी व्यवस्थाएं थी, महिलाओं को ज़्यादा मात्रा में अधिकार नहीं थे। लेकिन उन्होंने फ्रेंच की रिवॉल्यूशन के समय पुरुषों के कांधे से कांधा मिला करके काम किया, काफ़ी क्रांति में उन्होंने योगदान दिया। तो ये कंडीशन थी। अब अगला टॉपिक आपका कंडीशन ऑफ वुमेन आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये जो कंडीशन उनकी कब थी, क्रांति की होने से पहले। वो फलों को बेचा करती थी, बाजार में सेल्फ एम्प्लॉयड थी, उन्हें ज़्यादा अधिकार नहीं थे, न वोट डालने का अधिकार थी। ये सारी कंडीशंस थी। तो उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो उनकी ज़िंदगी भी बाद में सुधर जाएगी, उन्हें बहुत सारे जो है राइट्स मिल जाएंगे। तो क्या कंडीशन चेंज हुई या नहीं हुई, तो ये टॉपिक में दिया गया कंडीशन ऑफ वुमेन आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद की कंडीशन क्या थी। तो देखिए, 1791 में जो हमने आपको फर्स्ट टॉपिक में पढ़ाया था, जो ड्राफ्टेड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना था फ्रांस, उसमें महिलाओं को पैसिव मेंबर्स के रूप में रखा गया। हमने एक्टिव मेंबर और पैसिव मेंबर 2 मेंबर्स बताए थे। एक्टिव मेंबर्स को राइट टू वोट दिया गया था, यानी वोट डालने का अधिकार दिया गया था, और महिलाओं को पैसिव यानी निष्क्रिय मेंबर्स के अंतर्गत रखा गया, इवन दो उन्हें वोट डालने का भी अधिकार नहीं दिया गया। तो ये था इनका, पॉलिटिकल ऑफिस में वो जा नहीं सकती। दूसरा, अर्ली ईयर्स में क्या हुआ, जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, हालांकि उन्होंने कुछ थोड़े बहुत कानून पास किए जिनसे उनकी जीविका सुधर सके, लेकिन इतना ज़्यादा सुधार नहीं किए थे। इसके अलावा कुछ स्कूल वगैरह जो है खोले गए जिससे वो शिक्षित किए जा सकें। थोड़ा बहुत सुधार हुआ क्रांति के बाद। और क्या क्रांति का मैरिज वाज मेड इनटू ए
कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। सिविल लॉ के अंदर उनकी जो मैरिज किया जाती थी वो रजिस्टर्ड वगैरह की जाने लगी। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल हावर कंटिन्यूड। इसके बाद फ्रांस की क्रांति में जब उन्हें पूरी तरीके से वो सुविधाएं नहीं मिली तो महिलाओं के बहुत सारे आंदोलन, नए नए आंदोलन स्टार्ट हुए और खास तौर से ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इश्यूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब एंड बर्निंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटी। सबसे ज़्यादा जो महिलाओं का नुकसान किया गया वो किया गया जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट के दौरान। बहुत सारे उनके क्लब वगैरह बंद कर दिए गए, उनके अधिकारों को कम कर दिया गया। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड ए नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। बहुत सारी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी की सजा वगैरह भी दे दी गई और बहुत सारी सजाएं दी गई। लेकिन अंत में जाकर के 1946 में वुमेन सक्सीड होती हैं अपना वोट डालने का अधिकार को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब दिया गया फ्रांस में। तो 1946 में वहाँ की वुमेन ने गॉट द राइट टू वोट डालने का अधिकार 1946 में महिलाओं को मिला। तो ये था आपकी महिलाओं का पहले की कंडीशन फ्रांस की और बाद की कंडीशन। अब अगला टॉपिक आता है आपका द इफेक्ट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम निकले, क्या प्रभाव हुए, यानी विश्व लेवल पर क्या प्रभाव हुए। तो हालांकि आउटब्रेक में हमने आपको बहुत सारे रीजन बताए, इसमें फिर देखते हैं सबसे ज्यादा क्या था परिणाम इसका। वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन रिजाइम वाज द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। जैकोबिन क्लब की जो सबसे बड़ी देन थी फ्रांस की क्रांति के दौरान वो ये थी स्लेवरी का एवोल्यूशन करना, यानी गुलामी का अंत। जो दास प्रथा थी उसकी समाप्ति कर दी गई, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा था। दाउ इट वाज रीइंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन। हालांकि नेपोलियन के शासन में जो दास प्रथा थी दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दी गई और सब फाइनली फ्रांस में 1848 में जाकर के दास प्रथा पूरी तरीके से समाप्त हो गई। अब आप पूछेंगे स्लेवरी क्या है, स्लेव सिस्टम क्या था। तो स्लेव सिस्टम क्या था कि लोगों को दास बना लिया था, गुलाम बना लिया था। जैसे मान लीजिए हम और आप हैं, हम लोगों को पकड़ लिया गया ज़बरदस्ती और यहाँ से दूसरे देश में बेच दिया गया। और जैसे पशु काम करते हैं, एनिमल्स काम करते हैं किसी के यहाँ, इसी तरीके से जो वहाँ के जमींदार होते थे बांध के रखते थे मनुष्यों को और उनसे काम लिया जाता था अपनी इच्छा के अनुसार। तो ये थी आपकी स्लेव सिस्टम। तो इस स्लेवरी को जैकोबिन के टाइम में पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया और बाद में नेपोलियन के समय में इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन फाइनली जो है 1848 में स्लेव सिस्टम को समाप्त कर दिया। तो ये फ्रांस की क्रांति की सबसे बड़ी देन थी। इसे देख करके विश्व के अनेक देशों में स्लेव सिस्टम को बंद कर दिया गया। दूसरा क्या था, जो डेस्पोटिक रूल था मोनार्की का, उसे समाप्त किया गया। डेस्पोटिक रूल क्या था, जैसे भाई भतीजावाद बोलते हैं, जैसे आपके अखिलेश यादव जी हैं, मुलायम सिंह के पुत्र हैं, है ना, ऐसी बहुत सारे मायावती के भाई आनंद। ये क्या है, अपने ही निजी व्यक्ति के, अपने फैमिली के मेंबर्स को ही उच्च ओहदे पर बैठाना। तो ये समस्या खत्म हो गई जैकोबिन के समय में बहुत सारी और अगले समय में। और इसके जैकोबिन क्लब के माध्यम से लोगों को ये भी लगने लगा कि शासन का अधिकार है या शासन का जो सोर्स है, पावर यानी शक्ति जिसके पास होती है, जनता के पास सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। जनता चाहे किसी भी शासन को समाप्त कर सकती है। तो ये भी और विश्व के अनेक देशों में ये भी लगने लगा कि जिस प्रकार जनता ने वहाँ पर क्रांति करके सफल हुई है, अगर हम भी क्रांति करेंगे तो हम भी सफल हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी ये बात रही कि किस तरीके से जो है लोगों के पास सबसे ज़्यादा बड़ा पावर होता है। तो ये बहुत सारी चीज़। इसके अलावा जो सबसे बड़ी और देन थी वो क्या थी, ग्रेट आइडियल्स ऑफ लिबर्टी। जैसा अभी हमने पिछले टॉपिक में बताया था आपको, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और फ्रेटर्निटी यानी विश्व बंधुता का अधिकार इस क्रांति के अधिकारों की सबसे बड़ी देन है। सिटीजन्स राइट इस क्रांति की सबसे बड़ी देन है कि इसने विश्व में ये दिखाया कि विश्व में सारे लोग फ्री जन्म हुआ, उनका स्वतंत्र जन्म हुआ, उन्हें स्वतंत्र रहने का अधिकार है, सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार होना चाहिए और सभी लोग आपस में प्रेम से रह सकें, ये सारे अधिकार होने चाहिए। इसलिए इस क्रांति ने विश्व के अनेक लोगों को इंस्पायर किया और वहाँ पर भी क्रांतियाँ हुई और देशों में इस प्रकार के अधिकार दिए गए। इसके अलावा एक नया शब्द निकल के आता है, नेशन, राष्ट्र। इससे पहले राष्ट्र नहीं होते थे, अपने अपने राजा के वो हेल्प करते थे। तो एक इस क्रांति के देन क्या रही, एक राष्ट्र शब्द निकल के आया। किस तरीके से पूरे देश के लिए एक शासन होना चाहिए, एक देश होता है और देश प्रेम की भावना, एक तरीके से हम माने तो नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई, यानी राष्ट्रवाद की भावना क्रिएट हुई। तो ये बहुत सारे मतलब आपका जो है इसमें और बहुत सारे टॉपिक में दिए गए हैं, तो आप उसे पढ़िए। जैसे आपका दिया गया आपका मोनार्ची जो है, मोनार्ची हिल गई, इसके बाद क्या लगा कि मोनार्ची को लगा कि शासन अंत हो सकता है। इसके अलावा ट्रेड इम्प्रूव्ड ग्रेटली, पीपल कुड नाउ सेलेक्ट। इसके अलावा ट्रेड व्यापार में भी सुधार हुआ, ये तमाम चीज़ें थी। अब आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड राइज ऑफ
नेपोलियन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में नेपोलियन बोनापार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसने क्या क्या सुधार किए, व्हाट वर द रिफॉर्म मेड बाय नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये वह समय था जो अभी हमने आपको बताया था, डायरेक्टरी रूल्स के समय नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था। डायरेक्टरी रूल्स के समय फ्रांस में बहुत सारे मॉब्स ने जो है डायरेक्टरी शासन पर जो है हमला बोल दिया, यानी उनके खिलाफ क्रांति हुई। तो ऐसे समय में जो नेपोलियन बोनापार्ट था, एक ब्रिलियंट यंग जनरल था, उसने युद्ध में जो है विजय पा करके फ्रांस की डायरेक्टरी रूल्स को बचा लिया। इस तरीके से लोगों का विश्वास नेपोलियन बोनापार्ट में बढ़ता गया और एक जब फ्रांस में इनस्टेबिलिटी फैली, अस्थिरता का माहौल फैला, तो उसे मौका मिल जाता है और वो धीमे धीमे पावर में गेन कर लेता है और फाइनली 1804 में वो फ्रांस का सम्राट बन जाता है। और उसके बाद फ्रांस का सम्राट बनने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत सारे चेंजेस किए जो विश्व इतिहास में बहुत ज़्यादा फेमस है। इवन दो वो हालांकि वो तानाशाह था, लेकिन फ्रांस के लिए जो सुधार किए गए वो अपने आप में एक अद्वितीय थे। तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, इस क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे, व्हाट रिफॉर्म्स वर मेड बाय नेपोलियन बोनापार्ट। तो क्या ही वांटेड टू मॉडर्नाइज फ्रांस बाय एस्टैब्लिशिंग न्यू इंडस्ट्री, उसने सबसे पहले फ्रांस को मॉडर्नाइज किया, आधुनिक बनाया। इस आधुनिक बनाने के लिए उसने क्या किया, फ्रांस में बहुत सारे नए नए इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया। दूसरा, ही प्रॉम्प्टेड ट्रेड बाय बिल्डिंग रोड एंड कैनल, उसने जो है व्यापार को बढ़ावा दिया रोड के द्वारा और कैनल्स के द्वारा, यानी नहरों के द्वारा। इसके अलावा ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए, यानी व्यक्तिगत जो आपकी संपत्ति होती थी लोग लूट लेते थे, ऐसी संपत्ति की सुरक्षा के लिए उसने कानून पास किया कि सरकार उनकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करेगी। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर प्रोवाइडेड द डेसिमल सिस्टम। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण देन क्या थी, उसने जो है जो डेसिमल सिस्टम था और इसके अलावा यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, जो वजन की और जो नाप तौल की इकाई थी वो पूरे फ्रांस में एक इस्तेमाल कर दी। क्यों, पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए इस पार्ट से आप दूसरे पार्ट्स में जाते हो 20 किलोमीटर के बाद वो बदलती रहती थी किसी चीज़ की, जैसे यहाँ पे 900 ग्राम मिल रही है इतने रुपए में, कहीं पे 1 किलो मिल रही है, कहीं पे 800 ग्राम मिल रही है, ऐसे कहीं पर जो है आपका एक पैमाना दिखा मिल जाएगा चैप्टर में। तो एक पैमाना था मीटर का, कहीं पे कपड़ा जो 1 मीटर 900 सेंटीमीटर का होता था, कहीं पर जो है 875 सेंटीमीटर का होता था, कहीं पर 1015 सेंटीमीटर का होता था, उसे 1 मीटर ही बोला जाता था। तो उसने जो है एक इकाई नाप तौल की स्टार्ट कर दी। इसके अलावा नेपोलियन सेट आउट द कंकरेंट नेबरिंग यूरोपियन कंट्री डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम, उसने जो है किंगडम्स के रूप में छोटे छोटे जो राज्य थे उनको रूप में उसने आसपास वो डायनेस्टीज बना रखी। इसके अलावा उसने क्या रिफॉर्म किया, उसने बैंकिंग सिस्टम का रिफॉर्म किया, नए नए बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया और लोगों को राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार दिया गया, लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण ये था, सबसे बड़ा उसके अधिकार था कि लोगों को समानता का अधिकार दिया गया और जिन लोगों को, जो हमने आपको टॉपिक बताया था, जो भाई भतीजावाद था, जो नोबलिज्म थी, यानी जो सामंतवादी व्यवस्था थी, राजा का बेटा राजा हुआ, इस तरीके की व्यवस्था को उसने समाप्त कर दिया। तो ये नेपोलियन ने बहुत सारे सुधार किए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके रिफॉर्म। ये आपके टॉपिक में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इस क्वेश्चन को आपको 100% तैयार करना है, व्हाट वर द रिफॉर्म मेड बाय नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर समाप्त हुआ, ये टॉपिक आपका पूरा हो गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगर आपको कहीं भी टॉपिक समझने में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझने में आया होगा। मैं आपको होमवर्क के रूप में बता रहा हूँ, जो इसके रिफॉर्म किए गए वो आप लिखेंगे और कम से कम इस चैप्टर से आप 25 जो है 25 वन वर्ड आंसर आप बना करके लिखेंगे, जिसे हम बाद में किसी न किसी रूप में चेक कर लेंगे PDF फॉर्म में, या हम आपसे मंगवा लेंगे या फ़ोन करके। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है आपको समझने में आया होगा। टाटा बाय बाय।